हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों के एक नए टॉपिक में जुड़ चुका हूं। और आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं अम्ल वर्षा से रिलेटिव बातों को। यदि आप मेरे साथ वीडियोस में एंड तक बने रहते हैं तो अम्ल वर्षा से जुड़ी हुई बातों को मैं आपके दिल, दिमाग और जहन में पहुंचा पाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियोस में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि अम्ल वर्षा से रिलेटिव यदि एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपका सही निकल सके। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 और इसमें हमें बताना था सबसे पहले कि जो अम्ल वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा के बारे में हमें यहाँ से बताना था कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये सीखना था कि अम्ल वर्षा कहा किसे जाता है। जब वर्षा का पीएच मान, वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 से क्या हो, कम हो, उस वर्षा को अम्ल अम्ल वर्षा कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बातों को हमने छोटी क्लासों में जाना होगा। यदि आप बड़े हो गए हो तो बड़ी लैंग्वेज बहुत अच्छे वे में आपको इसकी परिभाषा पता होनी आवश्यक है कि अम्ल वर्षा की परिभाषा क्या होती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तो होता है सल्फर ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊपर जमा हो जाते हैं, प्रदूषक होते हैं SO2। हमारे पास जो वाहनों के निकले हुए जो धुएँ होते हैं, उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं। SO2 जो होती है वो जीवाश्म जितने भी ईंधन होते हैं उनके जलाने पर निकलती है, तो ये ऊपर जाके जमा हो जाते हैं। जैसे ही वर्षा का जल नीचे की तरफ आता है, तो वर्षा के जल के साथ ये दोनों की दोनों जो प्रदूषक होते हैं, ये क्रिया करते हैं। और जल से क्रिया करने के पश्चात SO2 जो होता है, मतलब सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है, ये तो H2SO4 का निर्माण करता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जबकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये जल के साथ क्रिया कर कर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जब ये दोनों अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, उस वर्षा को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य जो कारण होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं। इस प्रकार के आपको एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण आप जान पाए हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। और ये दोनों के दोनों होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके दो अम्लों का निर्माण करते हैं। एक अम्ल को तो कहते हैं हम क्या, H2SO4, और दूसरे को कहते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो अब बता पाए होंगे आप यहाँ से कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है क्या, SO2, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर डाई ऑक्साइड कहा जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड किस अम्ल का निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, मतलब H2SO4 का निर्माण करता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाए होंगे और आपके दिमाग में सही तरीके से जाया जा पाया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो इसी प्रकार खूबसूरत सा सवाल मैं और दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा के पीएच मान के बारे में हमें यहाँ से बताना था। इस प्रकार के देखो दोस्तों, क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में देखने को मिला था। आगामी एग्जाम में जिसमें भी आप बैठने वाले हो, उसमें यदि इस टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका सही निकल पाएगा जब आप मेरे साथ वीडियोस में एंड तक सफर कर सकोगे। चलिए, तो और अंत तक यदि आप मेरे साथ सफर करोगे तो पक्का आपके जो जितनी भी चीज़ों को मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, वो सभी की सभी बातें आपके दिल, दिमाग और ज़हन में पहुँच ही जाएँगी। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या इससे क्या होता है, कम होता है। वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 या इससे कम होता है, उस वर्षा को कहते हैं क्या, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये देखो, यहाँ से रेलवे के पेपर में यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आगामी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता ए होता कि अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या इससे कम होता है। चलिए, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? कारण बताना था
जो अम्ल वर्षा होती है ये किस कारणवश होती है? चलिए फटाक से आप बताइएगा देखें कि अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो देखो, अम्ल वर्षा के लिए 2 प्रदूषक काम करते हैं, एक तो होता है SO2 और एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब ये दोनों के दोनों ऑक्साइड इसके साथ जब वर्षा का जो जल होता है, इस जल के साथ क्रिया करते हैं, तो जल के साथ क्रिया करने पर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो वो तो किस अम्ल का निर्माण करता है? H2SO4 का निर्माण करता है। जबकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के मतलब HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता ना कि अम्ल वर्षा में कौन-कौन से अम्ल शामिल होते हैं, तो कौन-कौन से अम्ल शामिल होते हैं? H2SO4 और HNO3 शामिल होते हैं। जबकि आपको प्रदूषकों के बारे में पूछा जाता, तो कौन-कौन से प्रदूषक होते हैं? एक तो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक होता है सल्फर के ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इस प्रकार हम यहाँ से अपना सही जवाब चुन सकते थे कि हमारा यहाँ से सही जवाब क्या होने वाला है। अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है? नहीं, ए ऑप्शन तो हमारा गलत होता। SO2 के कारण तो होती है लेकिन ऑक्सीजन के कारण नहीं होती है। बी ऑप्शन भी गलत होता। सी ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो यहाँ जो एक्स लिखा है ना वो नाइट्रोजन के किसी भी प्रकार का ऑक्साइड हो सकता है। वो हो सकता है आपके पास N2 हो, वो हो सकता है आपके पास NO2 हो, तो कोई सा भी ऑक्साइड हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होता सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता कि अम्लीय वर्षा के लिए अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है? तो किसके कारण से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इन बातों को रिलेट कर पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण आप जान चुके हो। अम्ल वर्षा का पीएच मान भी आपने जाना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है और क्वेश्चन में भी हमें यही बात पूछी गई है कि अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? एक तो होता है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ऐसा हमें बताना था। SO2 के कारण होता है लेकिन कणिका के कारण नहीं होता। ए ऑप्शन हमारा गलत होता। बी ऑप्शन के बारे में पढ़ते डी ऑप्शन में NO2 के कारण तो अम्लीय वर्षा होती है लेकिन कणिका के कारण नहीं होती। डी ऑप्शन भी हमारा गलत होता। सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड दिया गया है। इस प्रकार 4 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारे पास सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। और दोस्तों आपके पास यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है CFC। CFC जो गैस होती है वो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है जिसे क्लोरोफ्लोरो गैस भी कहा जाता है और इस गैस का उत्पादन पटाखे, रेफ्रिजरेटर आदि से होता है। जो भी शीतलक जो पदार्थ जो शीतलक जो यंत्र होते हैं, उनसे सीएफसी निकलती है। तो आप ऐसा जान पाए होंगे यहाँ से। इस प्रकार आप ऐसे बता सकते हो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाती है मतलब उसकी मोटाई को कम करती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ ही चुका है स्क्रीन पे कि यहाँ हमें दिया गया है क्या ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई क्या होती है? दोस्तों यदि आपने प्लेलिस्ट में यूनिट यानी कि इकाइयों से रिलेटिव अभी तक टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इकाइयों से संबंधित टॉपिक्स को भी पढ़ें। मैंने वहाँ आपको बहुत ही इजी वे में इकाइयों से रिलेटिव सभी बातों को डिस्कस करवाया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में इकाई से रिलेटिव आपको टॉपिक्स मिल ही जाएगा। बाकी अन्य टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं जिससे कि यदि इकाई से रिलेटिव यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो आपका सही निकल सकेगा। तो उस टॉपिक में मैंने बहुत सी सरल भाषा में आपको बातों को सिखाया है और वहाँ से कई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाए होंगे तो वो टॉपिक उनके दिल और दिमाग और ज़हन में पहुँच ही पाया होगा। चलिए तो अब देखते हैं ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन जो गैस होती है मतलब O3 जो होती है इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं और ये जो गैस होती है एक लेयर के रूप में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? जो समताप जो मंडल होता है इस समताप मंडल में ओजोन गैस या ओजोन परत की मात्रा पाई जाती है
और इस ओजोन परत की लेयर की जो मोटाई होती है वो कौन सी गैस के इसको मोटाई को कौन कम करता है? सीएफसी कम करता है। मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो उसकी मात्रा को, उसकी जो मोटाई होती है उसको कम करता है। और उसकी जो मोटाई होती है ओजोन परत की, उस ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है किस यूनिट में? डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारा क्या? बी हमारा यहाँ से सही उत्तर होता। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। हमारा खूबसूरत सा सवाल सामने आ ही चुका है आपके। पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग कितनी मोटी होती है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। एसएससी स्टेनो की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगामी एग्जाम में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओजोन परत से रिलेटिव मैंने आपको बताया है कि ओजोन का सूत्र होता है O3 और इसमें ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो गैस होती है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की औसतन जो मोटाई होती है, जो लगभग कितनी मोटी होती है? वो लगभग इसकी मोटाई होती है 3 mm। कितनी होती है? 3 mm होती है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारे पास ए ऑप्शन में सही जवाब लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग कितनी मोटी होती है? तो कितनी मोटी होती है? 3 mm होती है। दोस्तों यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक को भी आप प्रेस करके सामान्य विज्ञान के जितने भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए मात्र आपको एक पेन की कीमत ही चुकानी पड़ेगी। और एक पेन की कीमत में यदि आपको सामान्य विज्ञान का संपूर्ण मटेरियल यदि आपको मिलता है तो आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, जो आगामी एग्जाम्स में आपको बेहतरीन बनाने वाला है और सामान्य विज्ञान से रिलेटिव स्कोरिंग को भी आपको बढ़ाने वाला है। बहुत से क्वेश्चन पिछली एग्जाम में यदि पूछे, यदि आप फास्ट पेपरों को देखते हो तो बहुत से क्वेश्चन उन नोट्सों में हूबहू मैच किए हैं। तो आप भी एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी तो होती हैं? राजस्थान पुलिस एसआई जो अभी थोड़े दिनों पहले ही परीक्षा लगी थी, उस परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी जो गैसें होती हैं वो कौन कौन से होती हैं। यदि आप मेरे साथ इस सेशन में शुरू से सफर करते आए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि एक गैस तो होती है कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। और एक होती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड या अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, हम उसे कह सकते हैं। तो ऐसा हमें ऑप्शन में चुनना था कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई जो ऑक्साइड जो गैस होती हैं ये अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाता अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं तो उन अम्लों के बारे में भी हम बता सकते थे कि सल्फर डाई जो ऑक्साइड जो गैस होती है वो तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और जो NO2 होती है वो नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 अम्ल का निर्माण करती है। तो अम्ल वर्षा में दो अम्लों की मात्रा पाई जाती है, एक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। और गैसों के बारे में पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। ऑक्सीजन और कार्बन नहीं, ये ऑप्शन तो गलत होता। बी ऑप्शन में दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र तो हमारे पास आता है क्या? N2। नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, उन ऑक्साइडों में कोई सा भी दिया जा सकता है आपको। हो सकता है N2 दे दे आपको, हो सकता है आपको NO2 दे दे, तो कोई सा भी दिया जा सकता है, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। आप मेरे साथ सफर किए होंगे शुरू से तो आपको इस बातों का पता चल ही पाया होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया जा सकता है या नाइट्रिक ऑक्साइड दिया जा सकता है। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब 7 नंबर के क्वेश्चन का क्या होता? भी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? अम्ल जो वर्षा होती है वो किसके प्रदूषण से होती है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। और देखा आप देख ही रहे हो यहाँ से कि एसएससी सीजीएल के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल वर्षा किसके प्रदूषकों के कारण होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करें, जहाँ डेली लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपसे शेयर करते हैं। वहाँ डेली लाइफ में बहुत से एमसीक्यू लगाई जाती हैं, तो उन एमसीक्यू को भी आप लगा सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि अम्ल वर्षा किसके प्रदूषकों के कारण होती है। तो दो प्रदूषक होते हैं, एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है कौन सा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, ए ऑप्शन तो हमारा गलत होता है, फास्फोरस के ऑक्साइड के कारण थोड़ी ना होता है। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। हाँ, सही जवाब हमारा कौन सा होता, बी होता, कि एक तो सल्फर का ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता, हमारा सही जवाब होता सी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो बातें, ओ यहाँ से बी हमारा सही जवाब होता। बी ऑप्शन में जो बातें लिखी हैं वो हमारा यहाँ से सही उत्तर होता, ऐसा आप बता ही सकते हैं यहाँ से। भी हमारा यहाँ से सही उत्तर होता कि नाइट्रोजन और जो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन बातों को आप जान पाए होंगे। इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने है, उसमें पूछा था हमें कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है, या इसके आसपास कोई आपको एक मान दिया जा सकता है। तो क्या 5.6 से ज्यादा होता है? नहीं, 5.6 से ज्यादा नहीं होता। बी ऑप्शन में लिखा है 6 और 8.5 के मध्य होता है, नहीं, बी भी हमारा गलत होता। सी ऑप्शन में दिया गया है क्या 5.6 के बराबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि अम्ल जो वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा का पीएच मान आता है 5.5 से कम होता है। और जो डी ऑप्शन में लिखा है उसमें दिया गया है 5.6 से कम। जो 5 लिखा हुआ है 5.6 से क्या है, कम है। तो ऐसा हम रिलेट इसका उत्तर बता सकते थे कि हमारा डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। और आप यहाँ से देख ही पा रहे होंगे, देखो इस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो आप इस बात को जान ही पाए होंगे, संपूर्ण चीजों को आपने यहाँ से सीखा होगा। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था कि जो अम्ल जो वर्षा होती है, इस वर्षा में अधिकतम मात्रा में क्या होता है। तो देखो, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, या नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण हो सकती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तभी मैंने आपको यहाँ एक्स लिखा के दिखाया था। SO2 जो होता है, ये जैसे ही जल के साथ क्रिया करता है तो हमारे पास जो अम्ल बनता है वो अम्ल बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, जिसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं। और जो बैटरियां होती हैं, जो वाहनों में जो बैटरियों का उपयोग करते हैं, उन बैटरियों में जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं वो H2SO4 ही होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। जबकि जो NO2 होता है, ये जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगा तो हमारे पास बनता है यहाँ क्या, HNO3, जिसको कहते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जबकि H2SO4 को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो ऐसी बातों को हमें यहाँ से पूछाना था कि अम्ल वर्षा में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है। तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है कौन सा, H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किसकी तुलना में, नाइट्रिक अम्ल की तुलना में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमें यहाँ से बताना था H2SO4, यानी कि सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ, और इन जानकारियों को आप समझ पाए होंगे। आगामी एग्जाम जिसमें भी आप बैठने वाले हो, वहां अम्ल वर्षा से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि आप मेरे साथ सेशन में अंत तक सफर करते हैं तो सभी बातें आपके जहन में उतर पाएंगी, और आगामी एग्जाम में यदि टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपका सही निकल सकेगा।
चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही कथन लिखा है? और ये देखो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही लिखा है, सही के बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो चलिए पढ़ते हैं, एक कथन को पढ़ते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी का पीएच मान को बढ़ा देती है? नहीं, पीएच मान को बढ़ाती नहीं है, पीएच मान को क्या करती है, कम करती है। जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है वो जैसे ही नदियों में जाता है या नदियों के पानी से मिक्स होता है, उसके पीएच मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ज्यादा नहीं करता है। सही कथन के बारे में बताना था तो ए ऑप्शन तो यहाँ गलत होता। चलिए बी ऑप्शन के पास चलते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 6.5 होता है? नहीं, अम्ल वर्षा का पीएच मान 6.5 नहीं होता है। आपने मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। तो इसका अम्ल वर्षा तो हमारे पास जो बी कथन लिखा हुआ है, बी कथन भी गलत होता। सी कथन में बढ़ते हैं हम। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के पीएच मान को कम कर देती है। तो सही कथन होता हमारा यहाँ से सी होता कि जैसे ही अम्लीय वर्षा का जल नदी या तालाबों के पानी से मिक्स होता है तो उनके पीएच मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि जैसे ये 5.5 है तो इनके पीएच मान को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब जीरो की तरफ लाएगा, जीरो की तरफ उनके मान को लेके आने वाला है। और शुद्ध जो उदासीन जो जल होता है उस उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। डी ऑप्शन के बारे में भी पढ़ सकते थे। यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी ऑप्शनों पे आप नजर डालें। यदि एग्जाम में यदि आप बैठे थे तो एग्जाम में आपको इतना ही सोचना था, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी बातों को आप देखिएगा। डी ऑप्शन में लिखा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अधिक होता है। नहीं, 5.6 से अधिक नहीं होता। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से क्या होता है, कम होता है। या तो 5.5 होता है या इस 5.5 से कम होता है। तो सही जवाब होता हमारा कौन सा, सी हमारा यहाँ सही जवाब होता। सी कथन में जो भी बात लिखी गई है और वो कौन सी बात लिखी गई है, जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो ये नदी के पानी के पीएच मान को कम कर देती है। तो ये सही जानकारी लिखी गई थी। तो 11वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता सी, हमारा यहाँ से सही उत्तर होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हमें यहाँ से बताना था कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। यहाँ से हम बताते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अम्लीय वर्षा का कारण CO2 गैस बनती है क्या? या हमने लेक्चर में, यदि आप मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो क्या मैंने आपके CO2 के बारे में बताया? नहीं बताया ना। तो CO2 तो कारण होती ही नहीं है अम्लीय वर्षा के बारे में। बी ऑप्शन को पढ़ते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। क्या CO जो गैस होती है, कार्बन जो मोनो जो ऑक्साइड जो गैस होती है, क्या अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? नहीं। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत होता। सी ऑप्शन में लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी हमने ऐसे कहा था कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होंगे, चाहे से वो आपके पास N2 हो, चाहे से वो आपके पास NO2 हो, चाहे से आपके पास वो नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो। तो यहाँ सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो डाई जो ऑक्साइड है ये अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारा क्या, सी हमारा सही जवाब होगा। यदि आप मेरे साथ सेशन में बने हुए होंगे तो आप इन बातों को बता पा रहे होंगे, क्योंकि जितनी भी जो बेसिक बात है उनको हमने पीछे के क्वेश्चनों में डिस्कस किया है। सभी बातों को मैं आपके जहन में पहुंचा पाया हूँगा। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित हैं? जो ताजमहल जो है ये संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित हैं, किस कारण से पीड़ित हैं, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो चलिए तो बताइएगा, देखें ऑप्शन को आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित हैं? अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा में दो ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है SO2 और एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड या NO2 हम जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से चुन सकते थे, लेकिन
इन दोनों में भी यदि रिस्पॉन्सिबल की मात्रा के आधार पे यदि हम इनको देखें तो कौन-सा ज़्यादा करता है? SO2 करता है और SO2 के कारण अम्ल वर्षा में ज़्यादा अम्ल पाया जाता है कौन-सा? H2SO4 जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल जो वर्षा होती है इस अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ से बना था? सल्फर डाइऑक्साइड से बना था। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों के राजा के नाम से जानते हैं। तो ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है, अम्ल वर्षा के कारण है, लेकिन अम्ल वर्षा में भी किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ऐसा हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे हमारा कि 13वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारा क्या? सी हमारा सही उत्तर होता। चलिए तो इसी प्रकार आप इन बातों को जान पाए होंगे। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है आपके सामने आ ही चुका है और इसको डिस्कस करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन-सा ताजमहल के पीले होने का कारण है? देखो इस प्रकार का आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन से जुड़ी हुई सभी बातों को आप सही तरीके से सुनें। तो अम्ल वर्षा ताजमहल का जो पीला रंग होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है और अम्ल वर्षा में भी कौन होता है? सल्फर के ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फर के जो ऑक्साइड होता है वो कौन-सा होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। तो ऐसा हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे कि 14वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सी हमारा यहाँ से सही उत्तर होने वाला है। चलिए तो इसी प्रकार खूबसूरत सा सवाल आपके सामने आ ही चुका है कि हमें यहाँ से पूछा गया था कि ज्वालामुखी पर्वतों से कौन-सी गैस निकलती है? बहुत ही छोटा-सा क्वेश्चन हमें यहाँ से बताना था कि ज्वालामुखी पर्वतों से कौन-सी गैस का उत्पादन होता है या कौन-सी गैस बाहर निकलती है? तो कौन-सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कौन-सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब होता। बाकी यहाँ अन्य हमारे पास कुछ बातें यहाँ से सीखने को नहीं थी। डायरेक्टली हमें यहाँ से पता रखना था कि ज्वालामुखी पर्वतों से कौन-सी गैस का उत्पादन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है और अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? तो जो H2SO4 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहा जाता है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहा जाता है और इसके अन्य नाम और होते हैं। इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब भी कहा जाता है और इस अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ियों की जो बैटरियाँ होती हैं, इन गाड़ियों की बैटरियों में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन में भी हमें इसी बात को पूछा है कि गाड़ियों की बैटरियों में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 या लिखा जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्लों का राजा भी इसे ही कहा जाता है। गंधक का तेजाब भी इसे ही कहा जाता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ियों की बैटरी में करते हैं। तो सही जवाब हमारा होता है यहाँ से सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम गाड़ियों की बैटरी में करते हैं। तो इसकी जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान पाए होंगे। इसी प्रकार खूबसूरत सा सवाल मैं आपको और दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एसएससी के पेपर में देखने को मिला था 2011 में। इन बातों को यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से अब तक बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप विद इन सेकेंड ही बता पा रहे होंगे कि स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या होता? ए इसका सही उत्तर होता और इसको आप जान पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषक का कारण नहीं है? हवा प्रदूषक का कारण कौन सा नहीं है? इस प्रकार का इतना इजी क्वेश्चन आपको रेलवे के पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को हम पढ़े और पढ़ने के बाद इसके ऑप्शनों को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हवा प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है। चलिए तो आप फटाक से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, देखें। क्वेश्चन को पढ़िएगा
पढ़ने के बाद उसके ऑप्शनों को सही तरीके से पढ़िएगा। फिर इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें अपना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। फटाक से लिखें, देखें आप। तो अब तक तो इसका सही जवाब आपके सामने आ ही चुका होगा। कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी लिख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण हवा प्रदूषण का कारण नहीं है, जिससे मतलब हवा प्रदूषण नहीं होता है, उस कारण के बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो हवा प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है? देखो, खनन कार्य प्रदूषण का कारण नहीं है, तो ऐसा तो हो सकता है देखो। लेकिन जो अम्लीय जो वर्षा होती है, ये अम्लीय वर्षा, इस अम्लीय वर्षा से कभी भी हवा का प्रदूषण नहीं होता है, जबकि वो जलीय प्रदूषण कर सकती है आपके पास। यदि अम्ल वर्षा जो जल में मिल जाती है तो जल पीने के अयोग्य हो जाता है। विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं, वो वनस्पतियां भी अम्ल वर्षा होने पर नष्ट हो जाती हैं। तो अम्ल वर्षा हवा प्रदूषण का कभी भी कारण नहीं बता। बाकी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इस जीवाश्म ईंधनों के जलाने से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का उत्पादन होता है, जो हवा का प्रदूषण करती हैं। कुछ कृषि गतिविधियां भी ऐसी होती हैं जो हवा का प्रदूषण करती हैं। खनन कार्य प्रदूषण का कारक नहीं है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। खनन कार्य, विभिन्न प्रकार के खनन करने से हानिकारक गैसों का उत्पादन होता है, तो वो हवा का प्रदूषण करती हैं। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारे पास कौन सा? भी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अम्लीय वर्षा के विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अम्लीय वर्षा यदि होगी, तो जैसे ये समुद्रों में गिरेगी अम्लीय वर्षा, तो समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव होंगे वो मरने लगेंगे। वनस्पतियों के संपर्क में यदि अम्लीय वर्षा आती है तो वो वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। तो अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव होते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीवाश्म ईंधनों का दहन खालिस्तान मुख्य कारण है। जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, इनका मुख्य कारण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 2014 में रेलवे के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया, और उसके बाद ये आरएस 2018 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण क्या होता है। तो जो जीवाश्म जितने भी ईंधन होते हैं, इन जीवाश्म ईंधनों से जिस गैस का उत्पादन होता है, उस गैस को कहते हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन होता है वायुयान के धुएं से होता है। तो जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऐसा हम यहाँ से हमारा सही जवाब बता सकते थे। तो क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारे पास सी होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम्स में भी आपको दोबारा पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये पहले बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप जान पाए होंगे। चलिए, तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने आ ही चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत से के मुद्दे से संबंधित है। तो ओजोन परत का जो मुद्दा हमारे को यहाँ दिया गया है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। हर साल कोई ना कोई सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के बारे में पूछा है हमें कि जो ओजोन परत के लिए विभिन्न प्रकार के देशों की कमेटी कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी में ओजोन परत से रिलेटिव जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हल किया जाता है। तो ऐसा हमें बताना था यहाँ से। तो जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है, वो ओजोन परत के लिए ही होता है। डायरेक्टली आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है, वो ओजोन परत के लिए होता है। और ओजोन परत के लिए जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को इसी सम्मेलन में, इसी के जो आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के देशों के मुख्य अतिथि यहाँ इकट्ठे होते हैं और उनकी जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को हल करते हैं। तो ओजोन परत के लिए जो मुद्दा होता है वो कौन सा होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो सही जवाब 20वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता कौन सा? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में फिर से आप इसका उत्तर लिखें कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं के बारे में बताना था कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में जो कथन सही नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। चलिए, तो फटाक से बताइएगा, देखें आप इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी ऑप्शनों को वन बाय वन करके पढ़ें। यदि आपने मेरे साथ टॉपिक में शुरू से बने हुए होंगे, तो आप सभी बातों को जान पाए होंगे, और उन बातों के आधार पे
जो आपने शुरू से सीखी है, उन बातों के आधार पे इस क्वेश्चन का भी आप सही आंसर विद इन सेकंड में ही बता सकते हैं। चलिए तो फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ए ऑप्शन के बारे में। इसके जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो हाँ, अम्ल जो वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है कितना? 5.5 से कम होता है। तो क्वेश्चन में भी हमें यही कह रखा है कि 5.6 से कम होता है, तो सही कथन लिखा हुआ है। ये तो हमारा यहाँ से सही होता। बी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है कि यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो सही है, अम्ल जो वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा में एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और एक नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब HNO3 अम्ल होता है, और दोनों अम्ल उपस्थित होते हैं किसमें? अम्ल वर्षा में। तो बी जो कथन है वो बी कथन भी सही बातों को बताया हुआ है हमारे को। सी ऑप्शन के बारे में चलते हैं। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण होता है, या कार्बोनिक अम्ल के बारे मतलब अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है। तो ऐसा क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैविक अम्ल कहलाते हैं। ये कभी भी सख्त अम्ल नहीं होते, मतलब प्रबल अम्ल नहीं होते हैं। ये हमेशा दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ये जितने भी जो अम्ल होते हैं, वो सभी के सभी अम्ल होते हैं दुर्बल अम्ल, और उन्हीं के बारे में हमें यहाँ से पूछा गया था। तो हमारा यहाँ से कथन कौन सा होता? सी जो कथन होता है वो गलत होता, कि जितने भी कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो सख्त यानी कि प्रबल अम्ल नहीं होते, वो कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। और बाकी डी ऑप्शन को भी हम पढ़ सकते थे यहाँ से। अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। हाँ, जब अम्लीय वर्षा होती है तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। नदियों में यदि अम्ल वर्षा का पीएच मान जाता है, तो अम्लीय जो जीव जो जलीय जो जीव होते हैं, इन जलीय जीवों को मारने का काम करती है। और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं वो अम्ल वर्षा के कारण भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते थे कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है हमारी अम्ल वर्षा। तो यहाँ गलत कथन के बारे में बताना था, मतलब जो सत्य बात नहीं है उसके बारे में बताना था, कि हमारा यहाँ से सही जवाब कौन सा होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो नीचे जो कोटेशन लिखा है उसको आप पढ़ ही पाए होंगे कि माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज है कि बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। तो चलिए तो इस बात को आप गौर भी करोगे, मेरे को पता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सोच समझ के बताना था कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंध किया गया है? ऐसी कौन सी पर्यावरणीय परिघटना होती है जिससे सीएफसी को संबंध रखा गया है? तो ऑप्शन में देखना था कि ओजोन के कर्मी खास के कारण। तो हाँ, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए सीएफसी जिम्मेदार होता है, और इस सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो सीएफसी होती हैं वो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, या हम ऐसे कह सकते हैं पटाखों से इस गैस का उत्पादन होता है, जिससे हमारी ओजोन जो गैस होती है या ओजोन जो परत होती है, उस ओजोन परत की मोटाई में धीरे धीरे कमी होती है। और आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? तो कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रकार टॉपिक से रिलेटिव आपने सभी बातों को जाना होगा। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे तो उम्मीद करता हूं सभी बातें आपके दिल दिमाग और आपके जहन तक वो बातें पहुंच पाई होंगी। इसी प्रकार यदि आपको पसंद आया, आपको सीखने के लिए कुछ बातें यहाँ से मिली हों, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपने अन्य साथी को भी यहाँ से जोड़ें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और इसी प्रकार आगामी आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों को यहाँ से डिस्कस करवाने वाला हूँ। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ आपको जो लिंक मिलेगा वो सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों का होगा, जिसको आप एक पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहां डेली लाइफ में बहुत सी मैं आपको क्यूज करवाता हूं, उन क्यूज को भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, और टॉपिक से रिलेटिव जितनी भी बातें होंगी उन बातों को आपने सीखा होगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करता हूँ इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।